हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे हैं एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार एसआई के लिए है। फ्रेंड्स, इसमें से हमने अपने पिछले लेक्चर में सेट 1 से लेके सेट 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 15 सेट दिए गए हैं, जिनमें से 10 सेट तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज सेट 11। देखिए फ्रेंड्स, सेट 11 है ये। 11 नंबर का सेट है। 10 नंबर तक हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 14 दिन। जी हाँ फ्रेंड्स, 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाते हैं तो 14 दिन पहले उन्हें सूचना दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत आरोपित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक उसने उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 10 वर्ष। कितने वर्ष होना चाहिए? 10 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन शर्त निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, या फिर संसद, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद है इसका अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद के पास ये अधिकार है कि वह नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं, इसकी शर्तें निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। संघ सरकार को लेखानुदान कौन सी अनुमति प्रदान करता है, ये आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, दूसरा है आरबीआई से धन उधार लेने के लिए, तीसरा है राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, और चौथा है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। फ्रेंड्स, लेखानुदान संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान के भाग दिए गए हैं, और बताया गया है कि कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला तो दिया हुआ है फ्रेंड्स भाग 4। ठीक है, ये भाग 4 है, और भाग 4 में क्या है आप सबको पता है। भाग 4 में फ्रेंड्स राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही ये मिलान है। ठीक है, अगला दिया हुआ है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला है भाग 17। भाग 17 में फ्रेंड्स राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। और अगला दिया हुआ है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो पहले का तो पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, और डी का तीसरा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले ए का पहला हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का चौथा, और डी का तीसरा हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ऐसा करते हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 281। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं शामिल नहीं हैं? ठीक है, नहीं है आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रपति के पद हेतु कौन सी अर्हताएं होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति पूर्ण कर चुका हो, तभी वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला है, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। ये भी सही हो जाएगा। अगला है, कम से कम 50 प्रस्तावक हों। ठीक है,
और अंतिम है कम से कम 100 अनुमोदक हों। फ्रेंड्स 50 प्रस्तावक हों ये तो सही है, पर 100 अनुमोदक हों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पद की जो अर्हताएं हैं ये अनुच्छेद 58 में शामिल की गई हैं, ठीक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। ये कुछ जो है अर्हताएं उसमें दी गई हैं, इन्हें आप याद कर लें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 208। कितनी सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स? 208। और अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। और अन्य 15 सीटें अन्य लोगों को प्राप्त हुई थी, ठीक है। 15 सीटें अन्य लोगों को प्राप्त हुई थी, 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी और 208 कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासकों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासकों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का शामिल किया गया था, ठीक है। एक नया भाग शामिल किया गया था, भाग 9 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यसभा के बारे में है, आपको इन पर विचार करना है और फिर बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही कथन आपको चुनना होगा। पहला दिया हुआ है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। बिल्कुल सही है, आप सबको पता होगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह विघटित नहीं की जाती है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। चलिए बताइए आप ये सही होगा या नहीं होगा। तीसरा है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और चौथा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपका पहला और चौथा ऑप्शन जो है वही सही होगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए आपका फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला और चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है, ठीक है। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आप लोगों को इसका आंसर मालूम भी होगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण की बात करें तो वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है। फ्रेंड्स पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, 18 पुराण है टोटल, ये आपको याद रखना है। और मत्स्य पुराण का जो संबंध है फ्रेंड्स ये आंध्र सातवाहन वंश आप लोगों ने सुना होगा, आंध्र सातवाहन वंश उससे संबंधित है मत्स्य पुराण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है। फ्रेंड्स आप सब लोगों को मालूम होगा मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ठीक है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और आपसे पूछा जा रहा है मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। कितने भागों में विभाजित किया है? 7 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। मुगल काल की बात कर रहा है, ये आपको याद रखना है। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था ये आपको बताना है। फ्रेंड्स इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन होता था? प्रधान काजी। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान काजी होता था, ठीक है। प्रधान मुफ्ती भी दिया हुआ है, ये टिक नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। प्रधान काजी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारतीय नेता, फ्रेंड्स आज़ादी के पहले की बात हो रही है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने इतिहास में, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। जी हाँ फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BG तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1880 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 1880 में, 1880। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दीवान शाह, दूसरा हो जाएगा जमान शाह, तीसरा है विलियम जोन्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला दीवान शाह है। अब आपको बताना है कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमान शाह। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, जमान शाह ने राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि से नवाजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को ही मानने से इनकार कर दिया था? फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। भगवान बुद्ध, आप जानते हैं गौतम बुद्ध की बात हो रही है, उनके उपदेशों के संग्रह को किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सुत्त पिटक। किस नाम से जानते हैं? सुत्त पिटक के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? 4 वंश दिए गए हैं और उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है और 4 में से कोई एक ही सही सुमेलित है। पहला है आदिल शाही कुली कुतुब शाह, सही नहीं होगा। दूसरा है कुतुब शाही मलिक अहमद, ये भी सही नहीं है। तीसरा है इमाद शाही यूसुफ आदिल शाह, ये भी सही नहीं होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी में दिया गया है बरीद शाही और आमिर अली बरीद। ठीक है, आमिर अली बरीद, ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। बरीद शाही वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था आमिर अली बरीद। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना का बताना है आपको, कब हुई थी। फ्रेंड्स, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1347 ईस्वी, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसके संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित की जाने वाली पत्रिका कौन सी थी? फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा इतिहास में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें से क्या हुआ था, रातों रात क्या हुआ, बंगाली भाषा से एक पत्रिका थी जिसे अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि केवल अंग्रेजी भाषा के अखबार ही निकालने की इजाज़त थी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया गया था। तो बताना है आपको कि कौन सी पत्रिका थी जो बंगाली में छपती थी किंतु उसे रातों रात इंग्लिश में छापा जाने लगा था। फ्रेंड्स, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका थी वो? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक बात और याद रखनी है, अमृत बाजार पत्रिका कौन निकालता था? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इस समाचार जो पत्र था इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका जो गठन है वो 1927 में हुआ था ब्रिटिश संसद में, और इस आयोग के सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। इसी वजह से इसका बहिष्कार भी किया गया था भारत में। तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन जो था 1927 में जो ब्रिटिश संसद द्वारा तैयार किया गया था, तो ये भारत कब पहुंचा था? फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 1928।
1928। कब पहुंचा था भारत? फरवरी 1928 में। फ्रेंड्स आप देख लीजिए कितने क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, सारे ही 1928 दिए गए हैं, किंतु आपको मंथ भी याद रखना है, कौन से महीने में पहुंचा था ये भी आपको याद रखना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर को। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 20 अक्टूबर को। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? धूमर नहीं, सॉरी, घूमर, घूमर बोलते हैं फ्रेंड्स। घूमर जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान के कुछ और लोक नृत्य हैं जैसे कि पनिहारी, नेजा, घूमर, ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात, ऑप्शन ए में गुजरात दिया हुआ है। गुजरात के लोक नृत्य भी आपको याद रखने हैं जैसे कि गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पड़ी, ये सारे गुजरात के नृत्य हैं। ठीक है, गरबा, डांडिया ये तो आप जानते ही होंगे गुजरात के हैं। भवई और टिप्पणी इन्हें भी आप याद कर लें। ठीक है, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र दिया हुआ है। फ्रेंड्स अपने पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आया था और मैंने आपको सॉल्व करवाया था उसे। महाराष्ट्र के भी कुछ नृत्य हैं, उनका नाम भी आप नोट कर लें जैसे कि लावड़ी, नकथ, कोली, गौरीचा। ठीक है, थोड़े अजीब नाम है इसलिए आपको अच्छे से इनको नोट डाउन करके फिर याद करना है। ठीक है, एकदम इजी नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। अगर आपने पहले से याद कर रखा है, सुन रखा है बहुत बार तो जल्दी याद हो जाएगा, अदरवाइज टाइम लगेगा, नोट करके आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन जरूर करते चलें। महाराष्ट्र के नृत्य हैं लावड़ी, नकथ, कोली, गौरीचा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी में फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के भी 2-3 नृत्य हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लें जैसे कि पंडवानी, कर्मा, डागला। ठीक है, ये सभी आप नोट कर लें। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। राजस्थान में होता है घूमर, पनिहारी और नेजा। और महाराष्ट्र में होता है लावड़ी, नकथ, कोली और गौरीचा। गुजरात में होता है गरबा, डांडिया, भवी और टिप्पणी। छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स पंडवानी, कर्मा और डांगला। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा और इसे याद भी कर लें अच्छे से, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, होलकर होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ट्रॉफी का नाम दिया गया है होलकर ट्रॉफी। आपको बताना है किस खेल से संबंधित है ये ट्रॉफी। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिज। किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी अपने इसरो की बात कर रहा है कि स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसरो इस साल कितना चर्चा में रहा आप लोगों को पता ही होगा, तो इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, आपसे इसरो की स्थापना पूछी जा रही है। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा ये क्वेश्चन। इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है। राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 56। ठीक है, 56 सदस्य देश हैं राष्ट्रमंडल में। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा राष्ट्रमंडल जो है वो उन देशों का संगठन है जो कभी पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो देश थे उनका संगठन है राष्ट्रमंडल। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1926 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1926 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जलसंधि है? सबसे चौड़ी जलसंधि के बारे में आपसे पूछ रहा है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, डेविस। डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से कुछ और पॉइंट भी हैं, उन्हें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे विशाल जल संधि की बात करें तो टार जल संधि हो जाएगी। ठीक है, टार जल संधि जो है वो सबसे विश्व की सबसे विशाल जल संधि है। ठीक है, चौड़ी तो हो जाएगी डेविस और सबसे विशाल की बात करें तो टार हो जाएगी। ठीक है, और सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खोन जलप्रपात। सी ऑप्शन में दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, खोन। खोन जलप्रपात है और जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है विश्व का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लाओस में पड़ता है ये। और अगला दिया हुआ है टीटीकाका। टीटीकाका फ्रेंड्स एक झील है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की झील है ये और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका झील। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? मिस्र देश की संसद का क्या नाम है, ये आपको बताना है। मिस्र की संसद का नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पीपुल्स असेंबली। ठीक है, पीपुल्स असेंबली मिस्र की संसद का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में नेशनल असेंबली दिया गया है, जो कि फ्रांस की संसद का नाम है। नेशनल असेंबली किसकी संसद है? फ्रांस की संसद। ठीक है, ऑप्शन सी में पार्लियामेंट दिया हुआ है। पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन की संसद का नाम है, और अपने यहाँ भी संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दिया गया है, जो कि चीन की संसद का नाम है। ठीक है, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और पीपुल्स असेंबली कहाँ की संसद हो गई? मिस्र की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाते हैं? ठीक है, पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में अपघटक कौन होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है कवक, ऑप्शन बी हो गए जीवाणु, ऑप्शन सी हो गए गोलकृमि, ऑप्शन डी हो गए सभी। आपको बताना है कि इनमें से अपघटक कौन से होंगे। फ्रेंड्स, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी जो हैं वो अपघटक होते हैं, संबंधित है। ये क्वेश्चन अपने पिछले सेट में भी आ चुका है फ्रेंड्स। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी की बात कर रहा है। शांत घाटी या मूक वैली भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये केरल में है। तो केरल में यदि ये शांत घाटी है तो साइलेंट वैली परियोजना भी केरल से ही संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, शांत घाटी जो है वो केरल में है। ठीक है, वर्तमान में फ्रेंड्स शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, शांत घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था। कौन से वर्ष? 1984 में। 1984 में नेशनल पार्क भी घोषित किया गया था शांत घाटी को, जो कि केरल में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था, आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2003 में। कब स्थापित किया गया था? 2003 में। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। जी हाँ, तमिलनाडु, चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है। भारत की नई राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और आपको बताना है अपने पद के अनुसार इनका क्रम कौन सा है। 13वां है, 14वां या 15वां या 16वां है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15। ठीक है, 15वां है इनका क्रम पद के अनुसार। ठीक है, आपको याद रखना है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। एक और पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि द्रौपदी मुर्मू जी पहली राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। ठीक है, पहली आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति पद पर पहुंची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को, फिर बताइए आपका आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वोल्कर टर्क। क्या हो जाएगा? वोल्कर टर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, वोल्कर टर्क जी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नया प्रमुख बनाया गया है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1993 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई थी? 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहा है, वो भी 2022 का डाटा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, भारत का स्थान आपको बताना है। फ्रेंड्स, भारत का स्थान इसमें 150वां है। ठीक है, कौन सा है? 150वां। फ्रेंड्स, इसमें अगर पहले स्थान की बात की जाए तो पहला स्थान नॉर्वे को दिया गया है। ठीक है, नॉर्वे देश को पहला स्थान मिला है। फ्रेंड्स, यह रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया?
धर्म गार्जन नाम से एक युद्धाभ्यास होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा भारत और जापान के बीच में होता है यह युद्धाभ्यास। और आपसे पूछा जा रहा है कि 2022 में इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया। इसका आयोजन फ्रेंड्स कर्नाटक में किया गया था। कहाँ पे किया गया था 2022 में? कर्नाटक में। धर्म गार्जन नाम है इसका और भारत और जापान के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं फ्रेंड्स, और आपको बताना है कि उनमें से कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। कितनी महिलाओं को दिया गया है? 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है 2022 में कुल 128 नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने टोटल कितने हो जाएंगे? 128, और 128 में से महिलाएं कितनी हैं? 34। ठीक है, 34। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहा है और आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म में जीता है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंजगल। कौन सी फिल्म है? कुंजगल फिल्म है, इसने ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2022 में, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी 3 लोगों को मिला था, कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेडलस और के सारप्लेस को। ठीक है, ये तीनों लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको तीनों के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है 2023 में, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यूएई में। कहाँ पे हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यूएई में हुआ है। फ्रेंड्स अगर 2022 की बात करें तो 2022 में इसका सम्मेलन जो है वो मिस्र में किया गया था। ठीक है, 2022 में इसका आयोजन मिस्र देश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में पूछ रहा है कौन सी भारतीय कंपनी है जिसे 98th नंबर प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी LIC। कौन सी कंपनी को प्राप्त हुआ है? LIC को 98th नंबर प्राप्त हुआ है। जबकि फ्रेंड्स रिलायंस की बात करें तो रिलायंस को 104 नंबर मिला है। ठीक है, 104 पे कौन सी कंपनी है? अपनी रिलायंस कंपनी। और 98 पे कौन सी है? LIC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स US ओपन की बात कर रहा है, ये आपको याद रखना है, 2022 में हुए हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विएटेक ने। किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। फ्रेंड्स ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये किस देश से है? पोलैंड से है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसमें एक और आपको याद रखना है, US ओपन महिला एकल का खिताब तो इगा स्विएटेक ने जीता है, किंतु अगर US ओपन में ही पुरुष एकल का खिताब आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है कि ये खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उनमें से ही किसी लेक्चर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे होगा। यदि आपको याद है तो जल्दी से आंसर करिए। यदि आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो एक लाइन से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होने वाली है उससे। ठीक है, और वीडियो को देख के आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको याद आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे होने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2026 में राष्ट्रमंडल खेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? हिम प्रहरी योजना नाम से एक योजना की शुरुआत की गई है और कौन सी सरकार ने ये किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। किसने किया है फ्रेंड्स? उत्तराखंड की सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है।
4 ऑप्शन दिए हैं, 4 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, उनके लेखक के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है और वही आपको बताना है। चलिए बारी-बारी से पढ़ते हैं। पहला है द लास्ट हीरोज़, ठीक है? द लास्ट हीरोज़ पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है? पी साईनाथ। पी साईनाथ इसके लेखक हैं और बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स इंडोमिटेबल, इंडोमेट दूसरा दिया गया है फ्रेंड्स इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल पुस्तक की लेखक जो हैं वो हैं अरुंधति भट्टाचार्य। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। तीसरे में दिया हुआ है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक की जो लेखिका हैं वो है प्रियम गांधी, ठीक है? प्रियम गांधी अ नेशन टू प्रोटेक्ट की लेखिका हैं, ठीक है? ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी में दिया गया है द टेन ट्रिलियन ड्रीम। द 10 ट्रिलियन ड्रीम जयंत घोषाल, ये इसके लेखक नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? डी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है और क्योंकि आपको गलत कथन ही चुनना था तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये याद रखना है कि द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स जो पुस्तक है इनके लेखक कौन हैं। फ्रेंड्स, इनके लेखक जो हैं वो पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हैं, ठीक है? आपको नाम नोट कर लेना है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? रायपुर। रायपुर में हुआ है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन। फ्रेंड्स, रायपुर कहाँ पे है आप लोगों को पता होगा। रायपुर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती नदी। कहाँ पे किया है? साबरमती नदी पे किया है, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित है भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है फ्रेंड्स? दिल्ली में है, ठीक है? न्यू दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है। विश्व की सबसे लंबी है अटल सुरंग, ठीक है? इसकी चौड़ाई कितनी है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10.5 मीटर, ठीक है? 10.5 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? कुंभ मेले के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा 2017। कब शामिल किया गया था? 2017 में, ठीक है? फ्रेंड्स, 2016 में किसे शामिल किया गया था ये भी आप याद रखें, योग को, ठीक है? योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2016 को शामिल किया गया था। 2016 में शामिल किया गया था योग को, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है भारत? दूसरे स्थान पे। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे आ जाएगा चीन। पहला स्थान किसका है फ्रेंड्स? चीन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? योजना का नाम है फ्रेंड्स मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। आपको बताना है किस राज्य द्वारा इसका जो है आयोजन की किस राज्य की ये परियोजना है, ये आपको बताना है, ठीक है? फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। किस राज्य की परियोजना है? तेलंगाना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र है, आपको बताना है कि इसका संबंध जो है वो किस राज्य से है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। किस राज्य से है? तमिलनाडु से है, ठीक है? फ्रेंड्स, तमिलनाडु द्वारा इसे राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तमिलनाडु राज्य द्वारा ये जो काजू वैली आर्द्रभूमि है इसे राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
54 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? भारतीय सेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस सिंधु ध्वज। किसको सेवा मुक्त कर दिया गया है? आईएनएस सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आईएनएस सिंधु ध्वज जो है उसे 1987 में, कब? 1987 में फ्रेंड, 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1987 में, और अब उसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप और ये बिहार के बारे में क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लें। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? बिहार का पहला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पूर्णिया। कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया जिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, नाम दिया हुआ फ्रेंड्स लिली रे, इनका निधन हो गया। आपको बताना है उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं फ्रेंड्स। आपको नाम दे दिया जाएगा हाल ही में हुए निधन का, और आपसे पूछा जाएगा कि उनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र से था लिली रे का संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है लिली रे जो है इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स? 1982 में। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। फ्रेंड्स, किसकी याद में मनाते हैं? बिरसा मुंडा का नाम आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, उन्हीं के याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा जलप्रपात है जो राजस्थान में नहीं है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, जो है पायकारा जलप्रपात जो है वो राजस्थान में नहीं है। ठीक है, पायकारा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है, तो फिर कहाँ पे है ये हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, पायकारा जो है वो तमिलनाडु में है, राजस्थान में नहीं है। बाकी के तीन ऑप्शन जो है पुनासा जलप्रपात, मेनाल और चुलिया जलप्रपात, ये तीनों राजस्थान में है। ठीक है, पायकारा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हिमाद्री। किस हिमालय का भाग है? हिमाद्री का भाग है कंचनजंगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत की मानक समय नहीं गुजरता है? भारत का मानक समय फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे 82.5 डिग्री जो भारत की मानक समय रेखा है। पूछा जा रहा है आपसे किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये गुजरात नहीं होगा, किस राज्य से नहीं गुजरती है ये बोला जा रहा है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, झारखंड। जो 82.5 डिग्री रेखा है वो झारखंड से नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यह जो रेखा हो जाएगी ये यूपी से जाती है, एमपी, और फिर यूपी एमपी से होते हुए छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड इसमें नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान अपना पड़ोसी देश है, आप लोगों को पता है, और आपको बताना है कि कितने राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे ये? पहला तो फ्रेंड्स सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, 4 जो राज्य हैं, 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें से असम जो है उसकी सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो भूटान के साथ लगती है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, यदि आपसे पूछ लेता है कभी, तो आपको बताना है कि असम की सबसे लंबी सीमा जो है वो भूटान से लगती है। और वैसे 4 राज्यों की लगती है, असम,
सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? ठीक है, एंजिल जलप्रपात किस देश में है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुला। किस देश में है? वेनेजुला में है एंजिल जलप्रपात। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आप याद कर लें, 979 मीटर। ठीक है, 979 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, 79, ठीक है, 979 मीटर ऊंचा है एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुला में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माली की राजधानी है। फ्रेंड्स कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी देश का नाम दे देते हैं और आपसे उसकी राजधानी पूछी जाती है। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं बहुत इजी है और ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, और देखिएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते होंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है माली की राजधानी क्या है। फ्रेंड्स माली एक अफ्रीकी देश है और जिसकी राजधानी आपको बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, माली की राजधानी हो जाती है बमाको। ठीक है, बमाको जो है वो माली की राजधानी है। माली एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा हो जाती है फ्रैंक। क्या मुद्रा है यहाँ की? यहाँ की मुद्रा है फ्रेंड्स फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक, याद रखना है आपको। मुद्रा हो जाएगी फ्रैंक, राजधानी हो जाएगी बमाको। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिम तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है ये बताना है आपको। फ्रेंड्स पश्चिम तट पे कौन सा, पश्चिमी तट और पूर्वी तट आप लोग जानते होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी तट पे कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेरू। कोलेरू बंदरगाह जो है वो पूर्वी तट पे स्थित है, ना कि पश्चिमी तट पे। बाकी के 3 ऑप्शन में ए ऑप्शन जो है नहवा सेवा, और सी है मारमा गोवा, और बी है कांडला। ये तीनों बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पे स्थित हैं, जबकि कोलेरू बंदरगाह जो है वो पूर्वी तट पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? फेरम किसका लैटिन नाम है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, लोहा। ठीक है, एफ ई होता है ना लोहा, लोहे का लैटिन नाम होता है फेरम, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो जल प्रदूषक नहीं होता है। ऑप्शन ए में आर्सेनिक दिया हुआ है। फ्रेंड्स आपको पता होगा आर्सेनिक एक जल प्रदूषक होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे में दिया हुआ है क्रोमियम, क्रोमियम भी एक जल प्रदूषक होता है, तो ये भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, सी में दिया हुआ है गाद, गाद भी एक जल प्रदूषक है, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है फ्रेंड्स हिमनद, हिमनद तो आप लोग जानते होंगे ना। हिमनद तो फ्रेंड्स ताजे पानी के स्रोत होते हैं। ठीक है, हिमनद जो होते हैं वो ताजे पानी के स्रोत होते हैं, ना कि जल प्रदूषक होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषक नहीं है आपसे पूछा जा रहा था, हिमनद जो है वो जल प्रदूषक नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? ठीक है, बिहार में जो है वो पानी में किस रसायन की सांद्रता अधिक हो चुकी है? देखिए देखिए वही क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स ऊपर वाला। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पानी में भी प्रदूषण फैल चुका है, जो कि आर्सेनिक है, आर्सेनिक की मात्रा जो है वो बढ़ चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, आप लोग देख लें, डी ऑप्शन टिक कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक हैं? 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों में से कौन सा ऐसा है जो अम्लीय वर्षा का कारण है। ठीक है, पहला है फ्रेंड्स हाइड्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और तीसरा है सल्फर के ऑक्साइड। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन ऐसा है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स इसमें हाइड्रोजन के ऑक्साइड तो नहीं होगा, बल्कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। दूसरा और तीसरा फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा अम्लीय वर्षा के कारण जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है वो भी अम्लीय हो जाती है, उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
71 नंबर का क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस पे किया जाता है? साबुन निर्माण में। ठीक है, किस में किया जाता है फ्रेंड्स? साबुन निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, और वीडियो जो लोग देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं। आप लोग बताइए, यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कुछ भी जो भी आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स होता है, खुला होता है, आप लोग उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग जाता है तो फिर लाइक कर दिया कीजिए। यदि आपको मेरी स्पीड कम लगती है फ्रेंड्स, तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। ठीक है, यूरिया के बारे में जानते होंगे ना आप लोग, जो अमोनिया और किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है, अमोनिया और किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया करा के इसको यूरिया को तैयार किया जाता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच, ठीक है, किसके बीच? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? नाभिकीय विखंडन में कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों ने पहले इसे पढ़ा होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अवरक्त किरणें, कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? अवरक्त किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा यदि सही नहीं होती है आपके शरीर में, आपके खाने में, तो फिर जो शरीर की वृद्धि है वो रुक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? नागफनी का पौधा देखा होगा ना आप लोगों ने। आपसे पूछा जा रहा है कि उसके जो नागफनी का पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तने में होता है, पत्तियों में होता है, कांटों में होता है, या जड़ में होता है? फ्रेंड्स, किस में होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तने में। किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? तने में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ लें। आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत, यानी जो जेनेटिक चिकित्सा होती है उसके अंतर्गत जो आनुवांशिक विकार होते हैं, ठीक है, उनके साथ, आनुवांशिक विकार के साथ यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके उपचार के लिए व्यक्ति का जो जीन होता है उसके किस भाग से लिया जाता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कोशिका। किस भाग से लिया जाता है? कोशिका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है? रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिपेरिन। किसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? हिपेरिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर से संचयित नहीं किया जा सकता? शरीर में, ठीक है, कौन सा विटामिन है ऐसा जिसको शरीर में संचयित करके यानी इकट्ठा करके शरीर नहीं रखता है? ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है? फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी ऐसा विटामिन होता है जिसे मानव शरीर जो है वो संचित करके यानी इकट्ठा करके नहीं रखता है, इसीलिए कहा जाता है आपसे कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में आपको लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा जो है वो एंटीबॉडी बनते हैं, ये आपको बताना है। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। किसके द्वारा बनती है एंटीबॉडी? लिम्फोसाइट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंतु पास्थी यानी फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? फाइब्रस बोन कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपाल में। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? कपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? मानव शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी में दिया गया है रक्त संचार प्रणाली, ऑप्शन सी है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, चौथा दिया गया है एंडोक्राइन सिस्टम। आपको बताना है मानव शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है?
सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, आपको बताना है फ्रेंड्स, गृहिणी द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है, गृहिणी द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी पर यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो जो वस्तु होगी उसके भार और उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो उसका भार है वो शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि और अदिश राशि आपने पढ़ी होंगी फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आपको बताई थी कि सदिश राशि और अदिश राशियां क्या होती हैं, ठीक है। आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देख लें। 84 नंबर का क्वेश्चन है, सदिश राशि नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कौन सी नहीं होगी फ्रेंड्स, आयतन। आयतन जो होती है वो सदिश नहीं अदिश राशि होती है, ठीक है। बल्कि जो होता है बल वेग विस्थापन, बल वेग विस्थापन, ये सभी सदिश राशियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व यानी जो ध्वनि की पिच होती है या तीक्ष्णता, तारत्व या तीक्ष्णता यानी जो उसकी श्रिलनेस होती है उसका निर्धारण किससे होता है। ध्वनि की जो पिच होती है या फिर जो उसकी तीक्ष्णता होती है उसका निर्धारण किससे होता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ध्वनि की आवृत्ति से होता है। किससे होता है उसका निर्धारण, ध्वनि की आवृत्ति से, ठीक है, इसे याद रखना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को कैसे लगाया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म तार या फिर जीवित तार बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 87 नंबर का है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स, गलत कथन बताना है, ये याद रखना आप। चलिए पहला है, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, नेत्र लेंस की जो मोटाई है उसका बढ़ जाना। दूसरा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। तीसरा है, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना। चौथा है, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। बताना है आपको कौन सा कथन इसमें गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना ये निकट दृष्टि दोष के संबंध में बिल्कुल गलत है। ऊपर के तीनों ही कथन सही दिए गए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपसे एक बात बोलनी थी कि अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये विदाउट माइक का है, ठीक है, बिना माइक के मैं वीडियो बना रही हूँ। यदि आपको मेरी आवाज़ कम लगती है तो आप प्लीज़ बताइएगा, और यदि आवाज़ बहुत तेज़ लगती है तो भी बताइएगा, ठीक है। मैं इसको सही करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, यदि आप वीडियो देख रहे हैं आपको कोई कमी लगती है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी चालक तार के तापमान में प्रतिरोध होने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बढ़ता है। प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध जो है बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं। नौसादर और नमक का जो मिश्रण होता है उसे किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। किस विधि से अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है। संपीड़नों का निर्माण कौन से स्थान पर होता है, जहां वायुदाब कैसा होता है, ये आपको बताना है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब कैसा होता है, कम होता है, उच्च होता है, शून्य होता है या फिर अनंत होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, कम होता है, जहां पर वायुदाब कम होता है वहां पर संपीड़नों का निर्माण होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से कौन सी समिति संबंधित है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वाई वी रेड्डी समिति। कौन सी समिति हो जाएगी, वाई वी रेड्डी समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई। किसान को जो है वो ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट कार्ड जो है वो कब आया, ये आपको बताना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड योजना कब आई फ्रेंड्स, 2013-14 में, ठीक है, 2013-14 में क्रेडिट कार्ड योजना आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है।
आपको बताना है भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। फ्रेंड्स, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, 94 नंबर तक पहुंच चुके हैं हम। 94 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? ठीक है, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयकर से। ठीक है, कौन से हैं? आयकर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कांडला में। कहाँ की गई थी? कांडला में। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो मैथ्स से है और आप लोगों को पता है कि मैथ्स के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है, लेकिन आप लोग प्लीज़ सॉल्व किया करिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यदि इसका PDF आपको चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 97 नंबर क्वेश्चन का, और 98 नंबर क्वेश्चन हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, और ये 100 नंबर का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।